Hello learners, welcome to IS Marathon. Here I am back with a new lesson. So yes, after a long time, yes, it's a really being long time with this series of important judgments. काफ़ी सारे बेसिकली 2019-20 इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है जितने भी जजमेंट्स और वर्डिक्स थे ये सब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हमने 1947 के बाद से ही जो क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट वर्डिक्स आने लगे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन सबको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। 5 केसेस अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 6th केस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है विच इज़ आपका केशवानंदा भारती श्रीपद गलवरू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इनकी अभी रिसेंटली में डेथ हुई थी, आपको पता हो तो ठीक है। सो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा बेसिकली द बेसिक डॉक्ट्राइन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसके अंदर डिस्कस करेंगे, वही स्ट्रक्चर रहेगा मैंने आपको हमेशा से बताया। पुराने लेक्चर्स एक बार आप जा कर के देखना, बहुत कंटेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, इसको आप जो है यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में, ऐसे में, है ना। और यस, प्रीलिम्स में टू। बैकग्राउंड सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट द केस है क्या, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, फिर जजमेंट, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंस क्या है, देन इम्पैक्ट क्या हो इसका, केस को किस तरीके से समझा जाए एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट के बतौर। आपको यहाँ पर पूरा पैकेज मिला है एब्सोल्युटली फ्री, है ना। हाईली रिकमेंड पुराने लेक्चर जा करके ज़रूर देखना। अब से आने लगेंगे रेगुलर आएंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर करो। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। यस, तो केस नंबर 6 है केशवानंद भारती केस। तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, क्या हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है क्या कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल है। हमारे पार्लियामेंट के इंडियन पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर। अब वो कैसे पता चला? वो हमको इस केस के थ्रू पता चला है। तो इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चंस ये थे कि क्या हमारे पार्लियामेंट इतने ज़्यादा वाइड पावर्स हैं उसके कि ये हमारे फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ही जो है क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, हाँ, और या फिर इमेस्कुलेट कर दे। ओवरऑल लिमिट्स क्या हैं जुडिशियल रिव्यू की, इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली लॉज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो अंडर पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं, वो क्या जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है क्या? तो ये सब बातें इसके अंदर हमको बताई गई। और आपको पता है फ्यूचर में और केसेस होने वाले, जैसे कि आपका 3 जज केसेस आएगा, 3 जज केस, ठीक है। इसमें से एक आपका कॉलेजियम से भी रिलेटेड है। अब इसमें इस केशवानंद भारती वाले केस के वर्डिक्ट को बार बार जो है कोट किया गया था इन 3 जज केसेस में। ये भी पढ़ेंगे हम, ये भी पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये मैंने बेसिक से आपको पहला तो बैकग्राउंड बताया। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या बेसिकली 13 जज बेंच आज तक की सबसे बड़ी बेंच बताई गई। और यहाँ पर क्योंकि ये लैंडमार्क वर्डिक्ट हुआ, ठीक है, तो 13 जजेस की बेंच बिठाई गई। तो बेसिकली ये KBC में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच किस केस में बिठाई गई थी, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो आप जीत जाओगे वो रकम। यस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसके अंदर बताया गया। वही जो हमेशा की तरह हम करते हैं, जो हमारे केशवानंद भारती जी हैं वो आपके हैं पिटिशनर, और जो आपके स्टेट ऑफ केरला है वो है आपका रिस्पोंडेंट, ठीक है। यानी कि पिटिशन फाइल करिए केशवानंद जी ने। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो यस, अब आपको पता है यहाँ पर इस टाइम पे क्या हुआ था, 1963 की बात है, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था, ठीक है। यहाँ पर केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था 1963 में, इसको अमेंड किया गया था 1969 में, है ना। तो इसमें ये बताया गया था कि कैसे गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट सोशो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगी अपने स्टेट की। इस एक्ट के थ्रू पता है इन्होंने गवर्नमेंट को बेसिकली लैंड चाहिए थी, और वो लैंड थी किसकी, एदनीर मठ, ठीक है, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है, एदनीर मठ की लैंड इनको अक्वायर करनी थी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो हमारे इस होलीनेस केशवानंद भारती जी ने, जो कि हेड थे, ठीक है, जो कि हेड थे एडनीर मठ के, इन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32, इन्होंने रिट पिटिशन फाइल की। और टू प्रोटेक्ट दी राइट अंडर आर्टिकल 25, सबसे पहले 25 एक्ट के इसको मेंशन किया, जो कि था आपका राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन।
उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 26 जो आता है आपका राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देन आपका आर्टिकल 14 सिंपल सा आपको पता है राइट टू इक्वालिटी। देन आपका आता है आर्टिकल 19(1)(f) फ्रीडम टू अक्वायर प्रॉपर्टी, है ना। देन आर्टिकल 31 जिसके अंदर आता है आपका कंपलसरी एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये कुछ राइट्स थे जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर आर्टिकल 32 हीज होलीनेस केशवानंद भारती जी ने यहाँ पर रिट पिटिशन फाइल की, ठीक है। मीनवाइल अगर आपको पता है गोलकनाथ केस, इसके जस्ट पहले वाला केस अगर आपने देखा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है आप पढ़ते रहें इसको क्रोनोलॉजिकली, ताकि जो केस रिपीट हो चुके हैं बेसिकली आपको उनका बैकग्राउंड पता हो। गोलकनाथ केस ने पहले ही कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे पार्लियामेंट की पावर के अंदर कि इन चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकती है ना। तो आपको याद है उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ क्या होता है, ये सब आप जो है उसमें जाकर के एक बार देख लो, ठीक। तो इसने पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, सेम जैसे गोलकनाथ केस हुआ उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे लॉज को स्ट्रक डाउन कर दिया था, यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। जैसे कि गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या लेकर के आया था, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट लेकर के आए थे, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट, ठीक है, इसको हटा दिया। RC कूपर वाला केस था। उसके बाद माधवराव सिंधिया केस भी था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। बेसिकली प्राइवी पर्स वाला जो केस हुआ था, प्राइवी पर्स जो है नहीं देना चाह रहे थे ये लोग, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने बेसिकली रिटालिएट किया और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इन हरकतों को देखते हुए 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट किसकी है अभी, है ना। तो अब बेसिकली ये जो जजमेंट्स आए थे गोलकनाथ, इसके बाद में जितने भी हैं जो कूपर केस है और माधवराव सिंधिया केस है, इन सबके इफ़ेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए ये वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था 29th अमेंडमेंट एक्ट था, उसके अंदर केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, ठीक है। ये जो 29th अमेंडमेंट एक्ट था उसने क्या किया, ये जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट था ना, इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब ये पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट के पावर जुरिडिक्शन से परे हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, ऐसा इनका मानना था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है वो देखो, लेकिन उसके पहले आप थोड़े से आर्ग्यूमेंट देखिए। अब इनका पहला आर्ग्यूमेंट क्या था, देखो सबसे पहले आप सुनो। जो पिटिशनर्स कहते हैं, पिटिशनर्स क्या कहते हैं कि जो बेसिकली पार्लियामेंट की पावर है ना सर एंड मैम, वो जो है रेस्ट्रिक्टेड है सर और लिमिटेड भी है, ये इनका कहना था। इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन सिटीज़न को फ्रीडम दी है अपने रिलीजियस अफेयर्स को करने के लिए, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी टायरनी को बेसिकली उनसे फ्री होने के लिए, ठीक है। तो ये इनका कहना था, ये इनका आर्गूमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोटेक्शन दी है। ये कौन होते हैं बेसिकली, और इन्होंने ये भी कहा, पिटिशनर्स की बात कर रहे हैं हम, कि फ्रीडम जो है वो ले ली जा रही है इनकी अंदर आर्टिकल 31C बाय द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसने फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। सोचो आप ये बात। अब यहाँ पर पिटिशनर्स ने ये जो आर्गुमेंट दिया था ना बेसिकली कि पार्लियामेंट की पावर रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये इसका बेसिस क्या था, तो इसका बेसिस भी इन्होंने काफ़ी सुंदर तरीके से दिया। इन्होंने कहा कि केस हुआ था सज्जन सिंह केस, यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है सज्जन सिंह केस के अंदर हमारे एक जस्टिस थे, जस्टिस मुधोलकर। इन्होंने एक डॉक्ट्राइन दी थी उस टाइम पे 1964 में, जिसका नाम था बेसिक फीचर प्रिंसिपल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो बेसिकली इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट की पावर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है इस प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक। तो ये इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया